हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे हाल ही में यूएनडीपी के द्वारा जारी किए गए एचडीआर रिपोर्ट 2020 को लेकर। इस रिपोर्ट में एचडीआई रैंकिंग को जारी किया गया है। एचडीआई रैंकिंग क्या होती है, इसको समझते हैं, किन आधारों पर इसको हम मापते हैं। भारत की इस साल की जो रैंकिंग में है 2 स्थान की गिरावट आई है, उसके क्या कारण रहे हैं और यहाँ पर शीर्ष देश इस रैंकिंग में कौन से हैं, निम्न रैंकिंग किसको यहाँ पे प्राप्त हुई है, भारत और उसके पड़ोसी देशों को लेकर रैंक इसमें क्या रही है, इन पक्षों को देखेंगे क्योंकि मूलतः यहाँ पर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको जो रैंकिंग और सूचकांक को लेकर हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं यहाँ पर एचडीआई रैंकिंग के बारे में। सबसे पहले देखिए, जो मानव विकास सूचकांक 2020 है, इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर इस रिपोर्ट में 189 देशों को सम्मिलित किया गया, 189 कंट्रीज को यहाँ पर रैंकिंग दी गई, उनका आकलन किया गया। जो विश्व का एचडीआई अर्थात जो औसत एचडीआई विश्व का निकल कर आया है वो पॉइंट है 0.737। इसको ध्यान रखना है, 0.737 यहाँ पर वैश्विक एचडीआई आपका मूल्य है या वैल्यू है। मानव विकास सूचकांक को यूएनडीपी के द्वारा जिन 3 आधारों पर उसका मापन करते हैं वो हैं आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ पर जीवन प्रत्याशा की जगह आय होगी, राष्ट्रीय आय को लेकर यहाँ पे हम गणना करते हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और राष्ट्रीय आय को लेकर यहाँ पे गणना होती है, जिसमें शिक्षा जो होती है मूलतः स्कूलिंग ईयर्स को लेकर हम डिस्कस करते हैं। इसी आधार पर जो रैंक यहाँ पर दी गई है, 5 जो टॉप 5 कंट्रीज रही हैं इस बार की, इन टॉप 5 कंट्रीज में अगर हम देखें तो मूलतः अगर ज़्यादातर नॉर्वे है, पहला स्थान है जिसका एचडीआई वैल्यू है 0.957। दूसरी तरफ आयरलैंड है, आयरलैंड की यहाँ पर 0.955 जो एचडीआई वैल्यू है। रैंक मूलतः यहाँ पे ध्यान रखिए, समटाइम इसको हम पूछ लेते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है ये चीज़, लेकिन रैंक हमेशा है। तो पहले टॉप 5 कंट्रीज़ देखें, नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, पहले 3 कंट्रीज़ हैं, चौथा हांगकांग और 5वां आइसलैंड है। और यहाँ पर अगर हम देखें इन सभी देशों की जो एचडीआई वैल्यू है 0.957, 0.955, स्विट्ज़रलैंड की 0.955, हांगकांग 0.949 और आइसलैंड की भी 0.949 है। शीर्ष देशों के साथ साथ कई बार हम मानव विकास या अन्य प्रकार की रैंकिंग में शीर्ष के साथ निम्न देशों की रैंकिंग भी यहाँ पर पूछ लेते हैं। निम्न देशों की रैंकिंग तो टोटल 189 कंट्रीज थी, सबसे जो निचली रैंक मिली है 189 वो मिली है आपको नाइजर को 0.394। इसी तरीके से 188 मध्य अफ्रीकी गणराज्य, 187 चाड, 186 दक्षिण सूडान और 185 बुरुंडी को यहाँ पर स्थान दिया गया। तो नीचे से 5 रैंकिंग यहाँ पर हमने देख ली, इनकी जो एचडीआई वैल्यू है 0.394 से 0.433 तक यहाँ पर देखी गई। विकास सूचकांकों की ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मानव विकास सूचकांक 4 अलग अलग वर्गों में डिवाइड करता है। एक है अति उच्च मानव विकास सूचकांक, यहाँ पर जो एचडीआई वैल्यू है वो 0.957 से 0.800 है। कहने का मतलब यदि किसी भी देश की एचडीआई वैल्यू 0.800 से ज़्यादा है तो उसे हम रखते हैं अति उच्च मानव विकास सूचकांक। 0.800 से लेकर 0.700 तक अगर किसी की जो एचडीआई वैल्यू यहाँ पर आती है तो उन देशों को रखा जाता है उच्च मानव विकास सूचकांक में। इससे निचली रैंक है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों को। इनको जो रैंक यहाँ दी जाती है वो किस आधार पर दी जाती है? 0.699 से 0.550 की एचडीआई वैल्यू के आधार पर। और निम्न मानव विकास सूचकांक जो देश यहाँ पर आते हैं, जिनकी ऐसे देश जिनका 0.549 से नीचे एचडीआई वैल्यू है, उनको यहाँ पर रखा गया। इस बार की जो रैंकिंग आई है, एचडीआई जो रैंकिंग रही है, तो आइए देखते हैं कितने देशों को किस आय वर्ग में या किस वर्ग में यहाँ पे एचडीआई वर्ग में रखा गया है। 1 से लेकर जो 66 नंबर तक की जिनको रैंकिंग मिली है अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। 67 से 119 तक यहाँ पर कह सकते हैं कि उच्च मानव विकास सूचकांक। 120 से 156वीं रैंक तक वाले देशों को मध्यम मानव विकास सूचकांक और 157 से 189 तक निम्न मानव विकास सूचकांकों वाले देशों को रखा गया है। बात करते हैं यहाँ पर अगर भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी और सबसे कम किसकी रही? अफगानिस्तान की रैंकिंग 169, पाकिस्तान की 154, श्रीलंका की 72। पड़ोसी देशों में जो सबसे अच्छी यहाँ पर अगर रैंकिंग देखें, श्रीलंका की देखें 74 है, नेपाल की 142 है। एचडीआई वैल्यूज़ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन ये पूछे नहीं जाते हैं, लिखने को हमने यहाँ पर दे दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं।
भूटान की 129 रैंक है, बांग्लादेश की 133 है, मालदीव की 95 और म्यांमार की 147 रैंक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो क्षेत्रीय आधार पर इन देशों की अगर रैंकिंग की बात करें तो क्षेत्रीय आधार पर अरब प्रायद्वीप की जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय वर्गों में जो HDI वैल्यू निकल के आई है, अरब प्रायद्वीप की HDI वैल्यू है 0.705। अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत जितने भी अरब प्रायद्वीप में आने वाले देश हैं उनकी जो संयुक्त या औसत HDI वैल्यू है वो आपको ये दिखाती है। इसी तरीके से पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आने वाले सभी देशों की जो आपकी औसत HDI निकली है वो है 0.747। यूरोप और मध्य एशिया के देशों की सम्मिलित रूप से औसत HDI है 0.791 और दक्षिण अमेरिका कैरिबियन देशों की 0.766, दक्षिण एशिया कंट्रीज की 0.641 और उप सहारा अफ्रीकी देशों के 0.547 है। मूलतः यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं रैंकिंग के आधार पर हैं, क्योंकि रैंकिंग ही ज़्यादातर क्वेश्चन या आप कहते हैं प्रश्नों के रूप में पूछी जाती है। इसके साथ साथ हम भारत से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि HDI जो वैल्यू है या HDR जो रिपोर्ट है उसमें सिर्फ HDI रैंकिंग ही नहीं जारी की जाती बल्कि कई अन्य पक्षों की भी जानकारी उसमें दी जाती है। खासकर ये सारी चीज़ें भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछी जा सकती हैं, तो हमने उनको यहाँ पर रखा हुआ है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले भारत की HDI वैल्यू कितनी रही है? 0.645। ध्यान रखिएगा 0.645। रैंक रही है 131। विश्व की जो HDI वैल्यू निकल कर आई है पहले भी हमने देखा 0.737 रही है। अब बात करते हैं तो यहाँ पर GDI वैल्यू क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म्स हैं। तो GDI को मतलब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI और असमानता समायोजित HDI IHDI। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट HDI को यहाँ पर हमने देख लिया, इनके फुल फॉर्म्स ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर भारत और विश्व की जो रैंकिंग है वो कितनी है। ये भारत का है और ये विश्व का है। अगर हम बात करें GDI वैल्यू भारत को कितनी दी गई है, जो भारत की GDI वैल्यू है, GDI वैल्यू मतलब कि जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो GDI वैल्यू निकल कर आई है वो 0.820 है, वहीं विश्व की है 0.943। इसी तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII वैल्यू भारत की है 0.488, जबकि वैश्विक स्तर पर देखें तो यह है 0.436 है। MPI वैल्यू मल्टी पॉवर्टी जो होती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो बहुआयामी गरीबी की बात करती है, भारत में कितने परसेंट यहाँ पर जो गरीबी की जो स्थिति है वो कैसी है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू है 0.123, जबकि वैश्विक स्तर पर MPI वैल्यू है 0.108। इसी तरीके से असमानता समायोजित HDI जो है ISDI वैल्यू भारत की है 0.47 और वैश्विक स्तर पर है 0.587। तो यहाँ पर भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी उनकी वैल्यू के लिए, और अलग अलग इंडेक्स या वैल्यूज जो हैं वो भारत की वैश्विक स्तर पर क्या अंतर है उनको हमने यहाँ पे तुलना करके देख लिया। इसके बाद यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं भारत से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। जैसे इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित बताया गया कि जो भारत की जो स्वास्थ्य की स्थिति है, भारत में स्वास्थ्य अर्थात जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है भारत की वो कितनी है, इस रिपोर्ट में बताया गया है 69.7। शिक्षा के संदर्भ में इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जो अनुमानित वर्ष में स्कूलिंग है वो 12.2 ईयर्स की है। आय, भारत की जो सकल राष्ट्रीय आय है वो $6,681। गरीबी के संदर्भ में बताया गया कि भारत में बहुआयामी गरीबी हेड काउंट के आधार पर 27.9% है जो टोटल आपकी जनसंख्या का। रोजगार के संदर्भ में बात करें तो जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध रोजगार जो है वो 46.7% है। इसी तरीके से सामाजिक आर्थिक संधारणिता कौशल युक्त जो श्रम बल है भारत में वो कितना है, 21.2% है। पर्यावरणीय संधारितियां जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन प्रतिटन के आधार पर यहाँ पे बात करती है प्रति ह्यूमन बीइंग को लेकर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टन में है वो है 2 टन। संचार व वहनीयता की जो बात करते हैं, यहाँ कहा गया कि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की जो भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट यहाँ पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो बताया गया कि यहाँ पर 34.5% है यहाँ पर जो इंटरनेट और उसकी वहनीयता को लेकर प्रयोग किए गए हैं। अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं, कुछ अन्य जो चीज़ें हैं जो इस साल की जो HDI रैंकिंग जारी की गई है उससे संबंधित विविध तथ्यों की जानकारी भी होनी ज़रूरी है। समटाइम यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 2020 की
HDI रिपोर्ट में UNDP के द्वारा पहली बार प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और इसके मटेरियल फुटप्रिंट के कारण पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए एक मीट्रिक की यहाँ पर शुरुआत की गई है। अर्थात कि यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कार्बन उत्सर्जन को पदचिन्हों को लेकर कितनी वहाँ पर कैपेसिटी क्या है, किस देश की क्या वहाँ पे भूमिका है, इसको गणना करने के लिए उन्होंने जो प्रणाली निकाली इसको कहा गया मैट्रिक। तो ये पहली बार यहाँ पर HDI में जारी किया गया है। पहले इसको लेकर कोई यहाँ पर रैंकिंग या पहले कोई यहाँ पे डाटा नहीं प्रदर्शित किया जा रहा था, लेकिन इस बार किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाए पहली बार क्या शामिल किया गया है तो कार्बन उत्सर्जन। दूसरा, एक इस नई मैट्रिक का कार्य जीवाश्म ईंधन, धातुओं, वस्तुओं के निर्माण और सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा को मापना है। तो मैट्रिक प्रणाली किन चीज़ों को लेकर है? जीवाश्म ईंधन, धातुओं, वस्तुओं के निर्माण और सेवाओं से रिलेटेड मापन की प्रक्रिया को लेकर है। एक और चीज़ यहाँ पर जानने और समझने लायक है कि मानव विकास सूचकांक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आकलन करना। साथ ही साथ मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता का जो आधार है, PPP जो मॉडल हम कहते हैं, यहाँ जो कंपैरिजन करते हैं के अनुसार PPP के आधार पर भारत की सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम 2018 में थी $6,829, 2019 में ये $6,681 रह गई है। अर्थात कि यहाँ पर भारत की GNI जो है वो कम हुई है। ध्यान रखिएगा, भारत की GNI 2018 के मुकाबले 2019 में कम हुई है। इसके अतिरिक्त परचेसिंग पावर पैरिटी के माध्यम से विभिन्न देशों में आय के स्तर की तुलना की जाती है। अर्थात भारत और अमेरिका के मध्य लोगों की जो क्रय करने की जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, जो खरीदने की जो क्षमता है, उसको लेकर वहां पे तुलना जो की जाती है वो किस आधार की जाती है? परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर। रिपोर्ट में यह भी एक बात और यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि भारत से लेकर कोलंबिया तथा वित्तीय सुरक्षा और भूमि के स्वामित्व के कारण महिलाओं की जो सुरक्षा को संदर्भ में वहाँ पर साथ ही लैंगिक के आधार पर होने वाली हिंसा में कमी आई है। तो भारत में जो महिलाओं के प्रति जो हिंसा को लेकर यहाँ पे बात की गई है, कहीं उसमें कमी आई है। उस कमी का जो कारण है वो ये है कि जो महिलाओं को जो वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हुई है, साथ ही उनको जो स्वामित्व के अधिकार उनको दिए गए हैं, इसके कारण यह हिंसा में कमी देखी गई है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि कंबोडिया, भारत और थाईलैंड में बच्चे कुपोषण से ग्रसित रहे हैं। ज़्यादातर जो बच्चे कुपोषण का शिकार हुए हैं वो कंबोडिया और भारत, थाईलैंड जैसे देशों में देखे गए हैं। इनमें से जो स्टंटिंग है, वास्टिंग अर्थात एज के हिसाब से जो बच्चों की वेट होना चाहिए या उनकी जो हाइट होनी चाहिए या जो उनकी स्थितियाँ हैं, तो वहाँ पर जो ग्रोथ की स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, अर्थात कि कुपोषण का बच्चे शिकार हैं। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियां कुपोषण का ज्यादा शिकार हैं, ये भी चीज स्पष्ट की गई है। इसके लिए माता पिता के व्यवहार और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर जिम्मेदार माना गया है। किस चीज के लिए? जो लड़कियां जो ज्यादा कुपोषण का शिकार हैं, इसके लिए किसको व्यवहार जिम्मेदार? माता पिता के व्यवहार को, साथ ही जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार माना गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर कम खर्च किया जाता है। एक चीज़ ये भी स्पष्ट किया गया है कि भारत की जो स्थिति है एक लैंगिक विभेद की स्थिति दिखाई देती है, जिसमें लड़कियों के प्रति जो खर्च है, चाहे वो उनकी शिक्षा पर हो या स्वास्थ्य पर हो, वो कम किया जाता है। तो इस बार की इस रिपोर्ट की जो प्रमुख तथ्य और पहलू थे वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। रिपोर्ट को लेकर ज़्यादातर रैंकिंग, शीर्ष और निम्न देश, भारत की स्थिति, HDI वैल्यू और जो नई चीज़ें रैंकिंग में शामिल की गई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने उन सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और नए ही जानकारियों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।